नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की जो कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायी है, जिसका शीर्षक है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। रामलाल जी एक सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह गुजरात की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं, पोते पोती सभी थे, लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे रहते थे। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर गाना गाकर पैसा कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी अच्छा गा लेते थे। एक दिन वह गाना गा ही रहे थे, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वो लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा, समय सब सिखा देता है। पहले शौक से गाता था, अब दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है ना। उम्र इतनी तो नहीं रही कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, लेकिन अपनी आवाज ही काम पर ला रहा हूँ, ताकि अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम रामलाल था। वह स्वभाव से ही दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर टोपी कुछ भी नहीं पहना। ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, और दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज्यादा तड़पाती है। इसीलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। रामलाल जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा, आप रोइए मत। जिनका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहां मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे रामलाल जी को दे देते थे। तो रामलाल जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। रामलाल जी रोज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते हैं, लेकिन एक लड़की रोज उनको पैसे न देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब रामलाल जी को खाना दे रही थी, तब रामलाल जी ने उससे पैसे मांगे। लड़की ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? बिटिया, तुम जो रोज मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसीलिए तुम्हारा दिया खाना मैं रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ, यह खाना खराब हो जाता है। तो इससे हमें न खाना मिलता है और दिन भर में बस इतनी ही कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का पेट भर पाता है। इसीलिए आज पैसे मांगे हैं बिटिया। रामलाल जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो वह लड़की रामलाल जी की बात मान लेती है। पर वह सोचती है, क्या पता यह सच बोल रहे हैं या झूठ। कौन जाने यह पैसे कमाने का नया तरीका हो। ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की कोमल, जो रामलाल जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचती है और उनके पीछे जाती है। वह देखती है कि स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर रामलाल जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफी कमजोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत को देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल एक यूट्यूब पर हेल्पिंग चैनल चलाती है और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण वह कई संस्थानों से जुड़ी थी। उसने तुरंत अपनी संस्था के लोगों को फोन करके उन बुजुर्ग दंपत्ति लोगों के लिए कपड़े मंगवाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों पतली सी चादर ओढ़े बैठे थे। वह तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद ही उससे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में कोमल के संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आ गए। उन लोगों को वहां देखकर रामलाल जी चौंक जाते हैं और कोमल से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यहाँ देखने आई होगी कि मैंने सच कहा या झूठ। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। यह कहते कहते रामलाल जी रोने लगे। अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज आपको बस अड्डे पर देखती थी
पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा, यह लीजिए आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों हमारे साथ। रामलाल जी ने कहा। कहाँ बिटिया? रामलाल जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। बाबा, हमारे वृद्धाश्रम, जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं। आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। कोमल ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर बिटिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्च होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ किया है। मैं तो कहता हूँ कि तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिटिया, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं। रामलाल जी ने हाथ जोड़कर कोमल से कहा। अरे बाबा, वहाँ से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के खर्चे के लिए हम लोगों से चंदा लेते हैं, और आप यह मत सोचिए, और चलिए हमारे साथ। पर क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है बाबा? मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? कोमल ने पूछा। अब क्या कहूँ बिटिया, 2 बेटे हैं हमारे, और दोनों अच्छा कमाते भी हैं, पर हम तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वह हमारे काम क्यों आएंगे? रामलाल जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर कोमल को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं वह भी किसी के काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से ही दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। एक समय वह था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझा था, और एक आज का समय है। कोमल ने अश्रु भरी आंखों से कहा। बिटिया, सच कहा तुमने। आज के जमाने की सोच में तुम भी तो एक हो ना अच्छी इंसान। रामलाल जी ने कहा। फिर वह सभी एक वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पर उनके रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहां आराम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन रामलाल जी ने कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। शांति, जल्दी से अपनी पोटली बांध लो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ, बताइए तो सही, शांति जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है। अरे, मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूँ, तुम पोटली बांधो बस और चलो यहाँ से, रामलाल जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं, और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुंचे तो देखते हैं कि वहां से पेड़ काटा जा चुका था, और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहां पर बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं आपको भी कौन से दौरे आते हैं। इतने अच्छे तो थे हम वहां पर, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए। शांति जी ने नम आंखों से कहा। शांति, मेरे वहां से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब जरा साफ साफ तो बताइए, शांति जी ने पूछा। मतलब यह लड़की जो हमें यहाँ लेकर गई थी, वह कोई और नहीं, विशाल की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है विशाल हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की बात सोच रहा था। अब अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहां से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे, यह जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, रामलाल जी ने कहा। क्या वह विशाल की बेटी थी? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा तब तो वह काफी छोटी थी, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? शांति जी ने आंखों में आंसू लिए हुए पूछा। उस दिन हमें छोड़ने के बाद जब वह वहां से निकली थी तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया था। मैंने उसे इस आश्रम गेट के बाहर विशाल से बात करते देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है।
और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। जरूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा। रामलाल जी ने कहा, पर वह जो आश्रम में लेकर आई थी वह तो सच था ना। शांति जी ने कहा, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है शांति, अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है ना। और कौन जाने इसके बाद भी लोग हमारी दुर्गति करने की सोच रहे हो। चलो शांति, जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़ना पड़ेगा। रामलाल जी ने डरते हुए कहा, अरे लगता है अब बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल जाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में। रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर ही ना डाल दे। शांति जी ने कहा, हाँ यह बात भी सही है तुम्हारी। चलो यहीं सड़क किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर रामलाल जी और शांति जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई राजीव और विशाल रामलाल जी और शांति जी के साथ एक घर में रहते थे। रामलाल जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीच में। रामलाल जी और उनके बेटे वही सब होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी से घर में आराम करने जाते थे। शांति जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। जिस पल खाना बनाने वाली को रखने की बात भी होती, पर शांति जी मना कर देती। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना शांति जी ही करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। मनीषा और ममता पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़े होने लगे। यह सब देखते देखते रामलाल जी बीमार रहने लगे और उन्हें जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। दोनों भाइयों ने होटल की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया। अंत में होटल को बंद करना पड़ा। अब रामलाल जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया। सभी अलग रहने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे। तो दोनों ने माँ बाप के रहने का भी इंतजाम तो कर लिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। इस होटल को रामलाल जी ने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं था। दोनों बेटों ने तो होटल के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिया था। रामलाल जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वह काफी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफी रुपये खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 6 महीने के लिए माँ बाबा को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहे इसी घर में ही, बस खाने के लिए 6-6 महीने तक 11 एक एक बेटा खर्च उठाएगा। रामलाल जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रो देते, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसुओं को पोंछ लेते। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन मनीषा तो उन दोनों से चिढ़ती थी। शांति जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो बहू उनसे इस तरह का बर्ताव करती है। शांति जी बरसों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कोई कमी निकाल दे, पर आज अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह मनीषा शांति जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो है नहीं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगे और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। शांति जी इस बात में हाँ सिर मिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती थी और चुपचाप रसोई में चली जाती थी। वह दिन भर काम करती, फिर भी मनीषा उन लोगों को खाना देने वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर आते हैं, फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया उन्होंने, तो चाय का तो पता नहीं, पर ताने तो जरूर सुनाई जाते थे। और कभी कभी अगर शांति जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती
तो बहू उनके हाथ से खाना छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती। शांति जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीत गए और वह दोनों तो और भी ज्यादा बदतमीज और खतरनाक होते गए। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर एक खाना देते थे और एक दो बिस्कुट ही चाय के साथ देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते हम, तुम दोनों को कहाँ से खिलाएं। हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता, पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। रामलाल जी चुपचाप रोते और शांति जी भी, पर दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई छोटे बेटे विशाल और ममता की। अब रामलाल जी और शांति जी उनसे भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर विशाल अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल पैसे कमाने की सोच रहा था। उसने रामलाल जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल बंद हो गया, पर ऐसे में मैं वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से वही भीड़ खड़ी कर देंगे। पापा भाई ने आप दोनों को बहुत सताया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके पास दोबारा ना जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। इसीलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहां बैठकर हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है तो माँ के लिए वहीं पर कुक की नौकरी ढूंढती है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे तो जल्दी अपना होटल भी खुल जाएगा, देखना आप। विशाल की बात सुनकर रामलाल जी और शांति जी खुशी से सोचने लगे कि चलो एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। रामलाल जी और शांति जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में भी काम कर रहे थे, पर रामलाल जी बस विशाल की बात पर विश्वास करके मेहनत किए जा रहे थे। उधर विशाल और ममता अपने प्लान को सफल होता देखकर खुश हो रहे थे। वह दोनों रामलाल जी और शांति जी के पैसों पर ऐश कर रहे थे। विशाल जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता है, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है, और शाम होते होते वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेलकर आता। एक दिन रामलाल जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर शांति जी को सब बता दिया। चलिए जी उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा, बहू को भी बताना जरूरी है। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो बात सुनते हैं उसके बाद तो उनके पैरों नीचे ही जमीन सरक जाती है। तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। भैया लोग तो इन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर रहे थे, हम इन्हीं से अपनी जेबें भर रहे हैं। यह काम कर रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की जमीन अपने नाम करवा लेंगे। सब देखते ही रह जाएंगे, और यह जो ज्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकतें करते हैं, इसीलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इनसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली जमीन वापस से आ जाए। यह कहकर दोनों हंसने लगे। रामलाल जी और शांति जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि उन्होंने अपना घर और होटल की जमीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि वह इन जैसी औलादों का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कभी यह हमें मौत के घाट उतार दे। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर आ गए। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए। जब उनकी सुबह आंख खुली तो कोमल को अपने सामने खड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाते कोमल कहते, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा, विशाल की बेटी है तो यह भी बुरी होगी? दादाजी शब्द सुनकर दोनों हैरानी से कोमल को देखने लगे। कोमल उनके गले रखकर रोते हुए कहती है, दादाजी मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे दादाजी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों की तस्वीर देखी थी घर पर। आपसे अजनबी बनकर इसीलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी आपको पता लगते ही मेरे पापा कौन है, जैसा आपने कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी जैसा
आपने जाना कि मेरे पापा कौन है, वैसे यह भी जानते कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। दरअसल ताऊजी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था, तभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तब हम छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा, और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और आप लोगों को ढूंढ लिया है, पता है दादाजी, मम्मी पापा ताऊ ताई सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए हैं, ताकि वह घर और होटल की जमीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रही हो बिटिया, हम तो समझे नहीं, रामलाल जी ने पूछा। तब कोमल ने बताया कि आप आम इंसान नहीं। यह देखिए, आप जब गाना गाते थे तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए हैं और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हैं। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती है, जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर रामलाल जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही कोमल अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं, और रामलाल जी की आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी अब उन्हें। शांति जी एक दिन कोमल को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटी, हमारी जिंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। रामलाल जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैंने तुम्हें विशाल के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो? मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहां जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। अब उनको भी पता चलना चाहिए कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। मुझे पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने अभी उन्हें सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना ही पड़ता है। शांति जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिए? दादी, यह संस्कार आपकी झलक है, आपके बच्चे तो इससे काफी दूर हैं। कोमल ने कहा, उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिन बाद कोमल अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर विशाल कहता है, आ गई बेटा। कोई अपने माता पिता से कितने दिन दूर रह सकता है? आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का ही बुरा कर देते हैं ना पापा? कोमल ने गुस्से से कहा था। नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया, अब तू आ गई है ना, सब सही हो जाएगा। कोमल ने कहा, पापा, मैं आप अपनी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी के साथ किया, उसकी बात कर रही हूँ। कोमल ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो उनकी बातें। मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह कैसे लोग थे। विशाल ने कहा, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हुए आप लोग? कोमल मुस्कुराकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। कोमल ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन सरक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देखकर सारे मानव बेहोश होने वाले थे। आज हम यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी जी। यह कहकर कोमल रामलाल जी और शांति जी को बुलाती है, तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, तो उन्हें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रामलाल जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही नहीं समझ पाए, और आज एक मतलबी बात करने जा रहा हूँ। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लें। अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम ना कर पाओ
तो जहाँ इतने सालों तक हम रह रहे थे वह जगह अभी भी वही है, वहीं जाकर रह सकते हो। तब शायद तुम लोगों को पता चलेगा कि मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई, तो दोनों बेटे और बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन कोमल ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर के बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया। कोमल बेटा, तू तो हमारी बेटी है, तो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? कोमल मुस्कुराकर बोली, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादाजी ने वहां अपनी जिंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर कोमल अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सभी बेटे और बहू बस मुंह ताकते रह गए। कुछ समय बाद कोमल ने अपने पैसों से उस होटल वाली जमीन पर अच्छा सा बड़ा होटल बनाया, जिसे खाली समय में रामलाल जी और शांति जी देखते थे। बाकी के दिनों में वह अपनी वीडियो बनाकर रातों रात कामयाबी की सीढ़ियां चलते गए और उधर दूसरी तरफ उनके बेटे और बहू की हालत बद से बदतर हो गई थी। इसीलिए तो कहा गया है दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय जरूर से दीजिएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।